बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है जी, इससे पहले हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। इस लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं कि बायोलॉजी का जो दूसरी साइंस है, जैसे हमारे पास फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी, उनके साथ क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक़ होता है उनके साथ बायोलॉजी के। ठीक है। देखें, बायोलॉजी असल में एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी इसका हर सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ होता ही है। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, तो बायो और फिज़िक्स को मिलाकर एक ब्रांच बनाई गई है साइंस की, जिसको हम कहते हैं बायो फिज़िक्स। इसको मैं कहूँगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायो एक्चुअली साइंस। ठीक है जी, यानी लेकिन आपकी बुक में नहीं होगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशंस आप वगैरह पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में। तो अब यहाँ पर इस फील्ड में हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स के ये जो लॉज हैं या जो फ़िज़िक्स की जो ये बातें हैं, ये एक जानदार की ज़िंदगी के जो चलने वाले जो प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर जो काम हो रहे हैं किसी की जानदार की बॉडी में, उसमें इन चीज़ों का क्या रोल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानदार चल रहा है, यानी वो वॉकिंग कर रहा है और वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो जो लॉ ऑफ मोशन है जो कि फ़िज़िक्स में आप पढ़ते हैं, क्या वो उस जानदार के ऊपर भी अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरीके से बाउल मूवमेंट है। अच्छा, बाउल मूवमेंट क्या होती है? ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, आप फूड खाते हैं तो वो फूड माउथ से चला जाता है एसोफेगस से होते हुए आप चला जाता है स्टमक में, फिर स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब ये जो मूवमेंट हो रही है, इसमें भी वो यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक फ़िज़िक्स के लॉज की वजह से वो जो क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, एक जानदार की बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो बाकायदा तौर पर उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या मतलब उनका उनसे ताल्लुक़ आ रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब तो खैर मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद ये जो फॉसिल्स हमारे पास वो जानदार हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि फॉसिल्स हम उनको कहते हैं जो पहले थे मगर अब हमारे पास मौजूद नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा पुराने जो जानदार रह चुके हैं। ठीक है, तो उनकी एज मालूम करना, जैसे कार्बन डेटिंग प्रोसेस वगैरह से हम क्या करते हैं, उनकी एज वगैरह मालूम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स है। बायोमैथमेटिक्स जो है, इसमें हम क्या करते हैं, या बायोमेट्री भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का जो रिलेशन है उसको बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, किसी भी जानदार के बारे में या उसकी बॉडी के फंक्शंस के बारे में क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डेटा क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एग्जांपल दिया कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जैसे हमारे पास ब्लड है, अब ब्लड के अंदर क्या कंपोजिशन है, उसके मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स कितनी तादाद में होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है। इसी तरह से जानदारों की जो ग्रोथ हो रही है, उन ग्रोथ में उनकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, कितना टाइम पीरियड उसके लिए चाहिए होता है। इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, जो खाद वगैरह बनती है, इसमें कौन सा मिनरल कितना चाहिए। तो ये सारी इन सब चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती है बेसिकली। तो बायोमेट्री में हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की ज़िंदगी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके लिए हम बायोमैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस की या यूँ बायोलॉजी की कहें, जिसमें हम क्या करें, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो मॉलिक्यूल जो एक जानदार की बॉडी को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन है। अब अगर मैं दुनिया के किसी भी जानदार की बॉडी को उठाता हूँ तो हमें पता चलता है कि उसमें हमारे पास प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक सेल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जिनको हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। देखिए ना, इसमें से चंद एग्जांपल मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, इनको हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिससे एक जानदार की बॉडी बनती है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना ये कहलाती है बायोकेमिस्ट्री।
ठीक है, जो शायद आपने सेल बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है बायो जियोग्राफी। ये जियोग्राफी और बायोलॉजी की मतलब मिक्सचर है एक। इसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में हमारे पास अब पता है कि हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ी जगह है, अर्थ जिसको हम कह रहे हैं, बहुत बड़ी एक ज़मीन है ये, जिस पर मुख्तलिफ़ तरह के कई हज़ारों इकसाम के जानवर हैं। इसमें आपके पास प्लांट्स भी हैं, आपके पास एनिमल्स भी हैं, ठीक है, आपके पास बैक्टीरिया हैं, आपके पास जो है एल्गी हैं, आपके पास और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स फैले हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ठीक है। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हम एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक मखसूस एरिया तक महदूद होते हैं, वो उसके अलावा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में कीवी ढूंढेंगे तो कीवी, कैंगरू ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में, आपको ये वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि जानदारों का जो फैलाव है दुनिया में कहाँ कहाँ तक, कौन कौन सी किस्म का है, तो वो हम डिस्कस करते हैं बायो जियोग्राफी में। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स, जो आपकी बुक में इन्होंने दी है, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। यानी ऐसे जानदार जो हमारी, जिनकी पैदावार से हमारी इकोनॉमी जो हमारी मईशत है, ठीक है, हमारे मुल्क की, हमारे सोसाइटी की और एक इंडिविजुअल की भी जो मईशत होती है वो अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर मीट प्रोडक्शन है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री है, इसके अलावा फिशरीज़ वगैरह है, जिसमें हमारे पास बड़े पैमाने पर मीट बनता है जो जानदार अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी इस यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसका हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे हम अगर हम अपनी खुराक को बेहतर करेंगे, अपनी खुराक की पैदावार बढ़ाएंगे, तो इससे हमारी मईशत भी बढ़ती जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का एक मौका मिलेगा। तो ये सारी वो ब्रांचेज जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो इन्होंने आपकी बुक में दी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बुक में आपके पेज नंबर ये स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, पेज नंबर 4 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स ये 5 तक आपके ये ब्रांचेज है। तो होपफुली कि आपको समझ आएंगी। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।